नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वारिस में स्वागत है। तो आज हमारा क्लास है वो 9वां है। इससे पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिया है और चैनल पे प्लेलिस्ट बन रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आप वॉच कर सकते हैं। तो आने वाले आपके यूपी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है और एसएससी जीडी के लिए भी। और सामान्य हिंदी हम डेली इसी चैनल पे प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जो कि हम बता रहे हैं कि आपसे कि हमारे जो एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका एग्ज़ाम होता है वो पूछे गए कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज का जो है क्लास वो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला पहला है क्या? तो पहले आज हमने गद्यांश लिया है, तो 4-5 नंबर हम गद्यांश करेंगे। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 1 से 5 तक नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को हम पढ़ते हैं। तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की और मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन के तत्व में शब्द से परे है। सच्चा आचरण और प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, ना अंजलि से, ना करना से, ना धर्माचार्य से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े से की मंद चोटियों की तरह आचरण के रूप प्रत्यक्ष होता है। ये तो हमारे गद्यांश रहे। और गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए उनका उत्तर देखते हैं। तो प्रेम की भाषा है, तो अर्थ रहित है, भाव रहित है, ज्ञान रहित है या शब्द रहित है। तो कैसी है? तो जो प्रेम की भाषा है वह आपकी शब्द रहित है। कैसी? तो शब्द रहित है। यह नेत्रों, कपालों और मस्तकों आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कैसे? तो जो शब्द रहित है यह नेत्रों, कपालों और मस्तक के आदि से व्यक्त किया जाता है। और देखिए आपका दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ आपका क्या होता है? तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ आपका क्या होता है? तो जंगल। क्या? तो जंगल होता है। और जंगल के पर्यायवाची और भी होते हैं आपके, क्या कौन कौन से? तो कानन, विपिन एवं कांतारा। और गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन दे रखा है? तो आचरण का, प्रेम का, जीवन का या वेद का? तो गद्यांश में जो आपका आचरण का महिमा दे रखा है, किसका? तो गद्यांश में आपके आचरण का आपके महिमा का वर्णन है। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सच्चा आचरण या मौन व्याख्यान। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? तो सच्चा आचरण। क्या हो जाएगा? तो सच्चा जो आचरण है वह गद्यांश का उपयुक्त आपका शीर्षक होगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू है। ये तो हमारे गद्यांश थे, अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया है। देखिए क्या कह रहा है 6वां नंबर कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा आपका कथन गलत है? तो पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, या पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, या पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, या संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। तो शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो पत्र के ऊपर आपकी पत्र संख्या लिखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अब पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी तिथि लिखी जाती है वह आपकी नीचे लिखी जाती है। पत्र की बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये भी सही है। और संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
और देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हो, तो व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, कार्यालयीय आदेश कहते हैं, या अधिसूचना कहते हैं, या आपका परिपत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र या कार्यालय आदेश कहते हैं, या अधिसूचना कहते हैं, या परिपत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसे परिपत्र कहते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाए तो उसे हम प्रतिपत्र कहते हैं। और व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, तो व्यक्तिगत पत्र जो होता है, व्यक्तिगत पत्र यह पत्र मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी इत्यादि को आपके लिखा जाता है। और कार्यालय आदेश क्या होता है, तो किसी कार्यालय में दिया गया आदेश को हम कार्यालय आदेश कहते हैं। और अधिसूचना क्या होता है, तो ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो। निम्न में आपका दीर्घ स्वर कौन सा है, तो बड़ा आ है, ओ है, ई है, या ए है। तो दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है आठवें में, तो देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपका बड़ा आ हो गया, और आपका बड़ी ई हो गई, और आपका बड़ा ऊ हो गया, यह हमारे क्या हैं, तो आपके दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा आ जो है यह दीर्घ स्वर है। और निम्न में से आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, निम्न में आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन होते कौन से हैं, तो यह हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अब आप लोग जानी पता चल गया होगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपका यह जो है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। और देखिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की ओर। और आप बताइए, निम्न में से महाप्राण वाला व्यंजन कौन सा है। महाप्राण वाला व्यंजन आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर भय कौन सा, तो ऑप्शन नंबर भय आपका महाप्राण हो जाएगा। तो महाप्राण होता कौन सा है, तो प्रत्येक वर्ण का आपका दूसरा, चौथा, ये हमारे महाप्राण होते हैं। और निम्न में आपको अघोष वर्ण कौन सा है, 11 में आपको अघोष वर्ण बताना है। तो प जो है आपका, यह आपका अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। तो प क्या है, तो प हमारा पहला ही है, तो इस वजह से यह अघोष हो जाएगा। और 12 नंबर में देखिए, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो अ दे रखा है, ऐसे अनार वाला ए, ये आपका कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। और 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो दूध वाला, घुड़सवार, नाक, या लंबोदर। 13 में आपका रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो बनावट के आधार पर यह शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन से, तो ये आपके रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द कौन से हैं, तो आपका रूढ़ शब्द हो गया नाक हो गया, कान हो गया, कलम हो गया, आम हो गया, ये तो हमारे क्या होते हैं, तो रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द होते हैं कौन से, तो जैसे दूध वाला, घुड़सवार, छात्रावास, विद्यार्थी। और योग रूढ़ क्या होते हैं, तो पीताम्बर, चतुर्भुज, पंकज, ये सब हमारे रूढ़ आपके योग रूढ़ वाले शब्द हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है, कि रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा। संधि से आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, कि रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो कौन सा, तो रत्न प्लस आकर, क्या, तो रत्न प्लस आकर, ये रत्नाकर का आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये संधि कौन सी होगी, तो जो संधि होगी यह दीर्घ संधि होगी। और प्रतिमान में आपको समास बताना है, समास से आपका क्वेश्चन है। तो प्रतिमान में आपका समास कौन सा हो जाएगा, तो प्रतिमान में आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्योंकि आपका देखिए इसमें जो प्रति है वह आपका प्रति, इसमें जो शब्द लगा है वह आपका अव्यय है। और परिक्रमा में उपसर्ग बताना है, परिक्रमा में आपको उपसर्ग बताना है 16 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा, तो जब हम परि क्या आएगा, तो आपका उपसर्ग जो होता है वह आपका वाक्य के पहले लगता है।
और भलाई में आपका प्रत्यय बताइए। और प्रत्यय क्या होता है? जो वाक्य के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन में लाता है। तो 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आपको भलाई में प्रत्यय बताना है। तो क्या हो जाए, जब भलाई बोलेंगे तो हमारा आई प्रत्यय निकल के आएगा। और देखिए 18 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्न में आपका कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो संस्कृत एवं हिंदी में एक समान प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या? तो जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका आलस्य हो गया, आलस्य हो गया, वायु हो गई, अग्नि हो गई और उज्ज्वल हो गया। ये सब हमारे तत्सम शब्द के प्रकार हैं। और निम्न में आपका तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में आपका तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव क्या होता है? वह शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर टूटे फूटे शब्द से उत्पन्न हुआ हो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपका छत हो गया। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दे रखा है, आपका छत हो गया और आपका छत हो गया, उजाला हो गया, आग हो गया, ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं। और 20 नंबर देखिए, निम्न में आपका कौन सा शब्द देशज है? निम्न में आपका कौन सा शब्द देशज है? 20 नंबर में तो कौन सा? तो खिड़की जो है आपकी, यह देशज शब्द है। जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम देशज कहते हैं। जैसे आपका खिड़की हो गई, पगड़ी हो गई और आपकी क्या है? तो खिचड़ी हो गई, खिचड़ी आपकी हो गई और आपकी क्या हो गया? ठेठ हो गया, लोटा हो गया, ये सब हमारे देशज शब्द हैं। और निम्न में आपको विदेशी शब्द कौन सा शब्द है? निम्न में विदेशी शब्द कौन सा शब्द है? तो विदेशी शब्द कौन सा है? तो आपका अमीर, अमीर जो है ये आपका विदेशी शब्द है। जो अन्य देशों से लिया गया उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आपका अमीर, अलमारी, आदमी, हॉस्पिटल, आर्डर और ऑर्डर, ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं। और 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में आपको संज्ञा शब्द बताना है। तो गंगा हो जाएगी, पुराना हो जाएगा, नीला हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। और अब ये संज्ञा क्या होती है? तो किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा टोटल हमारी कितने प्रकार की होती है? तो टोटल संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। और आपके देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? तो राम हो गया, गंगा हो गया, पटना हो गया। और जातिवाचक में हम बात करें तो नदी, नदी बहुत सारी होती है, इसी वजह से ये आपकी जाति हो जाएगी। पर्वत बहुत सारे हैं तो पर्वत हमारा जातिवाचक संज्ञा का। देश कई होते हैं तो ये भी जाति में आएगा। और महासागर भी कई हैं तो हमारा ये भी आपका जातिवाचक हो जाएगा। अद्रव्यवाचक में क्या हो जाएगा? तो सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। और समूहवाचक में क्या हो जाएगा? तो जैसे टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, ये सब हमारे समूहवाचक में। भाववाचक में क्या हो जाएंगे? तो मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया, ये सब हमारे भाववाचक हैं। तो क्या हो जाएगा निम्न में आपकी संज्ञा 22 नंबर में? तो गंगा, क्योंकि संज्ञा देखिए गंगा एक ही है भारत में, इस वजह से आपकी संज्ञा हो जाएगी। और निम्न में आपको सर्वनाम शब्द बताना है। सर्वनाम, निम्न में आपको सर्वनाम तो दान है, कुछ है, भजन है, पढ़ना है। इनमें बताइए आपका सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो सर्वनाम क्या होते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को आप सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका मैं हो गया, मैं हो गया और तुम हो गए, तुम हो गए, वे हो गए, आप हो गए, ये सब आपके सर्वनाम के प्रकार हैं। और सर्वनाम टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो कैसे, कौन कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये टोटल 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। और आगे देखिए निम्न में आपको विशेषण शब्द बताना है। तो बुढ़ापा, क्रोध, दौड़ या शांति। विशेषण शब्द किसमें है? 24 में। तो शांत, शांत में आपका विशेषण शब्द है।
इसमें आपका आना, लाना या वाना शब्द में जुड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जैसे उठना, बैठना। क्या है 24 नंबर है। तो आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे तिगुना, तीनों, में, बहुत, थोड़ा, सच्चा, झूठा, शांत, लंबा, 8। ये सब हमारे विशेषण के आपके उदाहरण हैं। 25 नंबर की ओर बढ़ते, निम्न में आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? 25 में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जगाना। जगाना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे उठाना, जगाना, उठवाना, जलना, जलाना, खिलाना, खिलवाना और खाना, ये सब हमारे प्रेरणार्थक क्रिया है। और 26 नंबर देखिए, क्या निम्न में अपव्यय कौन सा है? तो भारत, आह, श्यामपट या दक्षिण। निम्न में अपव्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, आह। ऐसे शब्द और अपव्यय क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, उन्हें हम अपव्यय कहते हैं। आँख का पर्यायवाची होगा। आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आपका आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपको? तो आपका लोचन हो जाएगा, नयन हो जाएगा, और आपका दृग हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? नेत्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो अच्छी हो जाएगी। और वसन का, तो वसन का आपका वस्त्र हो गया, कपड़ा हो गया, और आपका चीर हो गया, और पट हो गया। ये हमारे वसन के पर्यायवाची हैं। बाकी प्रभा के क्या हो जाएगा? तो प्रभा का आभा हो गया, कांति हो गई, चमक हो गया, ज्योति हो गया, ये सब प्रभा के पर्यायवाची शब्द हैं। पावक का क्या हो जाएगा? तो पावक का क्या हो जाएगा? तो जात देव हो जाएगा, हुतासन हो जाएगा, वायु सखा हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, अनल हो जाएगा। और जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम 28 नंबर देखिए, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? तो जड़ का आपका चेतन होता है। और देखिए जल का क्या हो जाएगा? तो जल का आपका थल हो जाएगा। और विद्वान का क्या हो जाएगा? तो विद्वान का मूर्ख हो जाएगा। और मूर्ख का क्या हो जाएगा? तो विद्वान हो जाएगा। क्या? तो विद्वान हो जाएगा। और भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो आपका भावी। और देखिए युग, ये आपका अनिल और अनल का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एक अनिल की, या जो छोटा अनिल है इसका हवा होगा, और जो अनल दे रखा है उसे हम आग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में आपका कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है? तो कौन सा है? तो कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है? तो आपका जो अर्थ है ये हमारा अनेकार्थक शब्द है। जैसे मतलब हो गया, इंद्रिय हो गया, विषयक होगा, अभिप्राय होगा, घना हो गया। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में आपकी वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द चयन करना है। शुद्ध शब्द आपको चयन करना है। शुद्ध शब्द इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा होगा? तो अधिकार ऐसे लिखा जाएगा। अधिकार आपका कैसे लिखा जाएगा? तो अधिकार आपका ऐसे लिखा जाएगा, अधिकार, अधिकार। और अध्ययन, तो अध्ययन क्या सही है? तो अध्ययन बिल्कुल सही है आपका। अनुसरण आप कैसा लिखा जाएगा? तो अनुसरण आपका कैसा लिखा जाएगा? तो ये जो आपका है अनुसरण, क्या? तो ये अनुसरण में आपका ये वाला से रहेगा। और आगामी के में क्या रहेगा? तो आगामी में आपका आगामी, तो आगामी भी आपकी आगामी भी, आगामी ये भी हमारा शुद्ध दे रखा है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा? तो ये अधिकार हमारा, ये भी हमारा रोंग हो जाएगा। और अनुसरण ये भी हो जाएगा। अधिकार हमारा ऐसे लिखा जाएगा। अध्ययन भी हमारा सही दे रखा है।
बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऐतिहासिक शब्द आपका शुद्ध रूप है या ऐतिहासिक होता है, क्या होता है? तो आपका ये आपका तो क्या है? तो ये हमारा रॉन्ग दे रखा है। क्या ऐतिहासिक नहीं होता है आपका, क्या होता है? तो ऐतिहासिक होता है। क्या? तो ऐतिहासिक होता है। और 34 में निम्न में आपको कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो को है, नी है, सी है या मैं है? कर्ता कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो कर्ता ने। क्या? तो कर्ता ने कर्म को करण से अपसंप्रदान के लिए, अपदान से अलगाव के लिए, संबंध में काका कीरी होता है, अधिकरण में पर होता है, और संबोधन के लिए हाय, अरे, ऐसे वाक्य का यूज होता है। और निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। तो दया है, प्रार्थना है, वायु है या नेत्र है? तो क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द? तो नेत्र जो है ये हमारे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। बाकी प्रार्थना, वायु, दया ये हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। और आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? 36 नंबर में आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो कौन सी? तो शोभा। नाम से ही होता है, शोभा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी आपका शस्त्र, पालन, नृत्य ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो किसका प्रयोग होता है आपका एक वचन रूप में? तो प्रत्येक का। प्रत्येक के लिए एक वचन का यूज आपका किया जाता है। और निम्न में आपको वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। निम्न में आपको वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। तो वह जाता है। क्या? तो वह जाता है, ये तो आपका वर्तमान काल हो गया। बाकी देखिए, वह जाता है ये तो वर्तमान काल हो गया। वह पुस्तक पढ़ेगा। क्या? तो वह पुस्तक पढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा? तो भविष्य काल हो जाएगा। यानी वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य काल हो जाएगा। और उसने पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा? तो भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है? तो उसने पढ़ा था, तो ये आपका भूतकाल हो गया। और वह खेल रहा था, तो आपका वह खेल रहा था, तो ये आपका भूतकाल होगा। और निम्न में आपको कर्मवाची का उदाहरण बताना है। निम्न में आपको कर्मवाची का उदाहरण बताना 39 नंबर में। तो क्या हो जाएगा? तो पत्र लिखा जाता है, ये आपका कर्मवाची का उदाहरण है। और निम्न में आपके कौन सा सरल वाक्य नहीं है? निम्न में आपको कौन सा सरल वाक्य नहीं है? तो इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये हमारा सरल वाक्य नहीं है। ये सरल वाक्य क्या होते हैं? तो जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे लड़की चलती है, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ऐसे हमारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा हो जाएगा? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में शुद्ध क्या होगा? तो मैंने जो है आपका अशुद्ध होगा। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? तो क्या हो जाना? मुझे यह काम कर लेने चाहिए। क्या? तो मुझे। और आगे देखिए, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? 42 में आपका विराम चिन्ह कौन सा है? तो आपका ये जो आपका अल्प विराम चिन्ह है। बाकी आपका ये तो आपका अर्ध विराम चिन्ह है। कौन सा? तो ये आपका अर्ध विराम है। ये तो आपका विराम पूर्ण विराम चिन्ह है। और ये आपका संबोधन का चिन्ह है। किसका? संबोधन या विस्मय का चिन्ह है। और अंग अंग फूलना समाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अंग अंग फूलना समाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या बीमार होना। तो क्या हो जाएगा 43 का? तो बहुत आनंदित होना, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
तो क्या होगा, तो मूर्ख होना ये तो नहीं होगा, समझदार होना ये भी नहीं होगा, नुकसान होना ये भी नहीं होगा, यानी जोखिम मोल लेना ये जो होगा वह अंगारों पे पैर रखने का मुहावरे का सही अर्थ होगा। और होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो होनहार बालक सुंदर होते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। सुंदर बालक होनहार होते हैं, ये भी नहीं होगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक से बढ़ कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा 46 में, तो सर को शेर को सवा शेर, क्या एक से बढ़कर एक दूसरे को, यानी वह कहते हैं शेर को सवा शेर। और मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का शब्दांश अदांश क्या कहलाता है 47 में, तो क्या, तो शब्दानुवाद। क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो मूल पाठ का शब्दांश है वह शब्दानुवाद कहलाता है। और निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, निम्न में कौन सी बोली आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं है 48 में, तो मेवाती। मेवाती आपकी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, बल्कि शेष आपकी जो उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, जबकि मेवाती जो है वह राजस्थानी बोली है। और प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा, प्राधिकारी। प्राधिकारी के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका अथॉरिटी। क्या, तो ऑप्शन नंबर बी अथॉरिटी हमारा सही हो जाएगा। और 50 नंबर देखिए, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, तो आदेश, यानी ऑर्डर देना यानी आदेश देना। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन थे। तो चलिए, और अभी तक हमारे चैनल क्लास वारिस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, और जो कि आपकी यूपी पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।